हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम डॉक्टर शमसुर पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर। जैसा कि आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, थर्ड ईयर के, तो जो कोर्स नंबर है वो PP311 और जो कोर्स टाइटल है डिसीज ऑफ फील्ड एंड हार्टिकल्चरल क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट फर्स्ट, जिसमें कि हम केवल फील्ड क्रॉप का डिसीज पढ़ देंगे। तो आज हम यूनिट नंबर 3 में पहला लेक्चर है डिसीज ऑफ टोबैको, जो लेक्चर नंबर 15 का पार्ट 1 है, उसको हम आज विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के लेक्चर का आउटलाइन क्या है। तो पहला है इंट्रोडक्शन टू टोबैको डिसीज, टोबैको डिसीज का इंट्रोडक्शन। फिर है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है आज के लेक्चर का। देन व्हाट आर द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द टुडे लेक्चर, तो आज के लेक्चर का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। और टोबैको में हम आज 4 डिसीज पढ़ेंगे। पहला डैम्पिंग ऑफ, दूसरा फ्रॉग आई लीफ स्पॉट, तीसरा ब्राउन स्पॉट और चौथा ब्लैक संक। ये टोबैको का 4 डिसीज आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम आप लोगों को एक एक्सरसाइज देंगे। देन लर्निंग आउटकम्स ऑफ द टुडे लेक्चर। उसके बाद आता है रिसर्च स्कोप और रेफरेंस लास्ट में हम बताएंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू टोबैको डिसीज, टोबैको डिसीज का इंट्रोडक्शन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टोबैको जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप है। इसका बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है, जैसे कि सिगरेट बनाने में, और भी तंबाकू को चिबिंग तंबाकू और उसका प्रोसेसिंग किया जाता है, उससे बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है। तो चूंकि तंबाकू में बहुत सारा रोग लगता है, जो कि या तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, या वायरस के द्वारा होता है, या ब्राउन स्पॉट के द्वारा, फंगस के द्वारा, या निमेटोड के द्वारा होता है। इसके अलावा तंबाकू में बहुत सारा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होता है, या तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के द्वारा होता है, या फिर इन्वायरमेंटल जो परिस्थितियां होती हैं उसके द्वारा भी तंबाकू में बहुत ज्यादा रोग लगता है। तो इससे तंबाकू में बहुत ज्यादा क्रॉप का नुकसान होता है, और जो फार्मर होते हैं उनको प्रॉपर यील्ड नहीं मिल पाता, और उनका जो इनकम होता है वो कम हो जाता है। तो ये तंबाकू डिसीज का इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हम देखते हैं कि आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो टू स्टडी द वेरियस डिसीज ऑफ तंबाकू, तंबाकू में जो आज हम 4 डिसीज पढ़ेंगे, तो उनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसा कि डैम्पिंग ऑफ डिसीज है, फ्रॉग आई लीफ स्पॉट और ब्लैक सैंक है और ब्राउन स्पॉट, ये 4 डिसीज है जिसको हम आज पढ़ेंगे। देन डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैथोजन, तो हमें जो ए डिसीज लगती हैं तो कौन से पैथोजन के द्वारा होती हैं, या तो वायरस के द्वारा, या बैक्टीरिया के द्वारा, या फंगस के द्वारा, और उसको हम कैसे फील्ड पे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे तो स्टडी द डिसीज साइकिल ऑफ द पैथोजन, तो इसमें हम प्राइमरी इनोकुलम ऑफ द पैथोजन, सेकेंडरी इनोकुलम ऑफ द पैथोजन, और वो पैथोजन होस्ट में कैसे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। देन लास्ट में हम इस डिसीज का हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है। देन व्हाट आर द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द टुडे लेक्चर, आज के लेक्चर का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो टोबैको केस क्रॉप है, इस पे बहुत ज्यादा रोग लगता है, और लगभग 20 से 25% जो क्रॉप की यील्ड का नुकसान होता है वो डिसीज के द्वारा होता है। यदि हम इन डिसीज को तंबाकू क्रॉप में लगने से रोक लेते हैं तो फार्मर का जो यील्ड होता है तंबाकू का वो ज्यादा रहता है, और फार्मर को ज्यादा इनकम मिलती है। क्योंकि फार्मर को जब ज्यादा इनकम मिलेगा तो उससे वो अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है फार्मर का, उसको वो इम्प्रूव कर लेगा, वो थोड़ा सा बढ़ेगा फार्मर का। तो ये आज के लेक्चर का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। तो पहला डिसीज है डैम्पिंग आउट ऑफ टोबैको। तो डैम्पिंग आउट डिसीज नॉर्मली जिस क्रॉप में होता है, सब में पाइथियम नाम के जीनस के द्वारा होता है। जो पाइथियम जीनस है वो उमाइकोटा या उमाइसिटीज के अंदर आता है। तो तंबाकू में जो डैम्पिंग अप होता है वो पाइथियम अपानिडर्माटम के द्वारा होता है, और चूंकि ये फंगस के द्वारा होता है, ये लोअर फंगस है, तो इसमें एसेप्टेट माइसिलियम पाया जाता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो डैम्पिंग ऑफ डिसीज के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि इट इज अ कॉमन डिसीज अकरिंग इन तंबाकू नर्सरी। तो जो डैम्पिंग ऑफ डिसीज है
वो सीडलिंग स्टेज में आती है। और चूंकि ये बहुत कॉमन डिसीज है तम्बाकू की नर्सरी में, इसलिए हम इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज मानते हैं। यदि नर्सरी ही डैमेज हो जाएगी तो फार्मर को क्रॉपिंग प्लांटिंग करने के लिए सीडलिंग नहीं बचते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज है। तो ये जो तम्बाकू में डैम्पिंग ऑफ डिसीज लगता है, वो जैसे कि जो तम्बाकू जो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में ग्रो किया जाता है, तो वहां पे बहुत अधिक मात्रा में नर्सरी में लगती है। तो इससे लगभग 20 से 30% जो क्रॉप की यील्ड का नुकसान होता है वो डैम्पिंग ऑफ डिसीज के द्वारा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डैम्पिंग ऑफ डिसीज का सिम्टम क्या होता है। तो सिम्टम के लिए जो मेनली जो डैम्पिंग ऑफ डिसीज होती है, वो जो तंबाकू का जो नर्सरी स्टेज होता है, तो नॉर्मली जो यंग सीडलिंग होता है उस पे वो अटैक करती है। तो फंगस में अटैक द सीडलिंग एट एनी स्टेज ऑफ द नर्सरी। और इसमें क्या है ना, जो सीडलिंग का जो स्प्राइटिंग होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, जिससे वो सॉइल से जो सीडलिंग बाहर निकलता है वो भी प्रभावित हो जाता है। तो इससे जर्मिनेशन भी कम होता है। और जब इमरजेंस से पहले, सीड के इमरजेंस से पहले ही सीडिंग लग जाता है, तो उसको हम प्री इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। तो जो डैम्पिंग ऑफ डिसीज होती है दो टाइप की होती है, प्री इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ और पोस्ट इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ। तो प्री इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ में जो सीडलिंग इमर्ज होता है, सॉइल के बाहर निकलता है, उससे पहले ही यदि उस पे डैम्पिंग ऑफ डिसीज लग गया है, तो उसको हम प्री इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। और पोस्ट इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ में जब सीडलिंग बाहर निकल जाता है सॉइल के बाहर, उसमें यदि डैम्पिंग ऑफ लगता है तो उसको हम पोस्ट इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। तो जब इसका तंबाकू का सीडलिंग 1 से 2 लीफ स्टेज में रहता है, तो उस टाइम पे जो डैम्पिंग ऑफ लगता है उस समय वो टॉपलिंग स्टेज होती है, तो उसमें डैम्पिंग ऑफ लग जाता है, उसको हम पोस्ट इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। तो जो यंग सीडलिंग होता है नर्सरी में, वो मर जाते हैं, तो उसमें आपको नर्सरी में पैचेज बाई पैचेज सीडलिंग दिखते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन, बहुत ही फेवरेबल कंडीशन होते हैं डिसीज को इमर्ज होने के लिए, तो उस टाइम पे पूरा का पूरा जो नर्सरी होता है वो 3 से 4 दिन में पूरा का पूरा नर्सरी खराब हो जाता है। और उस पे जो माइसिलियम रहता है पूरा पूरा फील्ड में जमा हुआ हो जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को फोटोग्राफ में दिख रहा होगा, तो इसमें जो वाटर सॉफ्ट सिम्टम आ जा रहा है, लेसन आ जा रहा है। इसके अलावा जो यदि सीडलिंग डैम्पिंग ऑफ में सीडलिंग पूरा का पूरा डैमेज हो गया, जिसलिए यहाँ पे पूरा पैचेज में आ गया है। और पूरा जो फंगस का जो व्हाइटिस माइसिलियम है वो पूरा फील्ड में कवर हो जाता है। तो ये आपको फोटोग्राफ में दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका पैथोजन कैसा होता है। तो इसके पैथोजन के लिए जो फंगस होता है वो थिक हाइलिन थिन वॉल्ड और नॉन सेप्टेट माइसिलियम प्रोड्यूस करता है। और इसमें नॉन सेप्टेट मतलब एसेप्टेट माइसिलियम प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ये लोबर फंगस है। और ये स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करता है, जिसमें बेसाइकल होते हैं, और बेसाइकल से ही जूस्पोर का निर्माण होता है, जूस्पोर रिलीज होता है। तो पाइथियम का जो जूस्पोर होता है वो किडनी शेप का रहता है, बाइफ्लैजिलेट होता है। बाइफ्लैजिलेट का मतलब कि उसमें बिप्लेस और टेंसिल दोनों टाइप के फ्लैजिला पाए जाते हैं। और इसका जो स्पोर किडनी शेप का रहता है, और जिसका ऊ स्पोर होता है वो स्फेरिकल होता है और लाइट टू डीप येलो और येलोइश ब्राउन कलर का होता है। तो ये पैथोजन का कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका डिसीज साइकिल कैसे चलता है। तो डिसीज साइकिल में जो फंगस होता है वो नॉर्मली सॉइल ओ स्पोर के रूप में सॉइल में सर्वाइव करता है, या तो ऊस्पोर या क्लेमाइडोस्पोर के रूप में सॉइल में सर्वाइव करता है। इसके अलावा जो इसका प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वो सॉइल बर्न ऊस्पोर के द्वारा होता है, और जिसका सेकेंडरी स्प्रेड होता है वो स्पोरेंजिया और जूस्पोर के द्वारा होता है। तो इसके डिसीज साइकिल में 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका जो प्राइमरी इनोकुलम होता है वो सॉइल बर्न ऊस्पोर के द्वारा होता है, और जो सेकेंडरी स्प्रेड होता है वो स्पोरेंजिया और जूस्पोर के द्वारा होता है। और इसका जो ऊस्पोर और क्लेमाइडोस्पोर होता है वो सॉइल में लंबे समय तक सरवाइव करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका फेवरेबल कंडीशन क्या होता है। तो इसके फेवरेबल कंडीशन के लिए
यदि हम बहुत क्लोज प्लांटिंग कर देते हैं, नर्सरी में भी हम बहुत ओवर क्राउडिंग कर देते हैं, तो उस टाइम पे एडीसी लगने की संभावना ज्यादा होती है। इसके अलावा जो इल ड्रेन्ड नर्सरी बेड होता है, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है और नर्सरी में शेड होता है, हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी 90 से 100% होती है, और हाई सॉइल मॉइस्चर होता है, टेम्परेचर कम होता है, 24 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, और तो उस टाइम पे एडीसी लगने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसके मैनेजमेंट के लिए जो मेन कल्चरल प्रैक्टिसेस में आता है, तो हमको ओवर क्राउडिंग से बचना चाहिए। तो अवॉइड ओवर क्राउडिंग और सीडलिंग बाय यूजिंग ऑप्टिमम सीड रेट। तो हमको ओवर क्राउडिंग से बचने के लिए हमको जो रिकमेंडेड डोज ऑफ रिकमेंडेड सीड ट्रीटमेंट है नर्सरी के लिए, उतना ही हमको बोना चाहिए। ठीक है, उसका ही सोइंग करनी चाहिए। इसके अलावा ड्रेनेज फैसिलिटी अच्छा होना चाहिए और वहां पे वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए। और जो सीड बेड होता है, तो उसमें जो पुराना जो पैडी हस्क या फिर ड्राई ट्विग होते हैं, उसको सोइंग से पहले हमको बर्न कर देना चाहिए। इसके अलावा 0.4% बोर्डेक्स मिक्सचर या 0.2% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से हमको सॉइल को ड्रेंच कर देना चाहिए। इसके अलावा नर्सरी में हमको ट्राइकोडर्मा विरिडी या ट्राइकोडर्मा हर्जियानम से सीड बेड में स्प्रे कर दे, ब्रॉडकास्ट कर देना चाहिए। इसके बाद बोर्डेक्स मिक्सचर को भी 0.4% अप्लाई करना चाहिए। या फिर जो हम सीड बेड बनाते हैं वो 14 से 45 सेंटीमीटर हाइट पे होना चाहिए। तो रेज्ड सीड बेड बनाना चाहिए। तो ये डैम्पिंग ऑफ तंबाकू का एक मैनेजमेंट है। तो यदि हम ऐसे करेंगे तो ये डिसीज कंट्रोल हो जाती है। इसके बाद दूसरा डिसीज आता है फ्रॉग आई स्पॉट, जो कि सर्कोस्पोरा निकोटियानी के द्वारा होता है। क्योंकि सर्कोस्पोरा ड्यूट्रोमाइकोटा में आता था पहले, तो ये सेप्टेट माइसिलियम होता है, ये हायर फंगस के अंदर आता है। तो आप लोग इसका काजर ऑर्गेनिज्म जरूर याद रखिएगा। कई बार पूछा जाता है फ्रॉग आई लीफ स्पॉट, क्योंकि इसका फ्रॉग आई की जैसा दिखता है, इसलिए हम इसको फ्रॉग आई लीफ स्पॉट कहते हैं। इसमें जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीज है नर्सरी में। या जो हम नर्सरी लाइट सॉइल में बनाते हैं, तो उसमें लाइट सॉइल या तो लाइट सॉइल के साथ साथ यदि हम ब्लैक सॉइल में यदि हम नर्सरी उगाते हैं, तंबाकू की लगाते हैं, तो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीज होती है फ्रॉग आई लीफ स्पॉट। नॉर्मली जो डिसीज होती है वो 6 वीक का जो नर्सरी होता है उसके बाद दिखती है और सीवियर कंडीशन में आती है। जैसे जैसे नर्सरी का सीडलिंग का एज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ये डिसीज फैलने की संभावना ज्यादा होती जाती है। और जब हम नर्सरी लगाते तो उस टाइम पे यदि थोड़ी थोड़ी बारिश हो जा रही है और वार्म वेदर है, तो ये डिसीज को अकरेंस और स्प्रेड डिसीज लगने की संभावना और उसका फैलने की संभावना ज्यादा होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका सिम्टम क्या क्या रहता है। तो इसके सिम्टम के लिए जो डिसीज जो मोस्टली जो मेच्योर लीव्स होती हैं, मेच्योर लोअर लीव्स होती हैं, उसमें छोटे एसी ग्रे स्पॉट जो कि ब्राउन बॉर्डर के द्वारा के रहते हैं, वो मेच्योर लीफ में ऐसा सिम्टम आता है कि उसमें छोटे छोटे एसी ग्रे स्पॉट आते हैं, जिसका जो मार्जिन रहता है, वो जिसका जो बॉर्डर होता है वो ब्राउन कलर का होता है। इसके अलावा उसमें व्हाइट सेंटर जो स्पॉट आता है, ब्राउन स्पॉट, तो उसमें व्हाइट सेंटर रहता है, उसका मार्जिन तो रहता है वो ग्रे या ब्राउन कलर का होता है और डार्क ब्राउन या ब्लैक मार्जिन के द्वारा ढके हुए रहते हैं। जब ये फेवरेबल कंडीशन में आते हैं तो बहुत सारे स्पॉट जो रहते हैं वो एक साथ आ जाते हैं और पूरे पूरे पत्ती को कवर कर लेते हैं, पूरा पूरा नेक्रोटिक एरिया बन जाता है, पत्ती सूख जाती है और पत्ती सफेद हो जाती है। प्रीमेच्योरिटी मतलब ड्राई हो जाती है, मेच्योर होने से पहले ही ड्राई हो जाती है। इसके द्वारा जो तंबाकू का यील्ड होता है और तंबाकू का जो क्वालिटी होता है वो भी बहुत ज्यादा डैमेज होता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और यदि ये डिसीज सीडलिंग स्टेज में लग जाती है तो उस टाइम पे उसमें जो लीव्स होती हैं और सीडलिंग वो डैमेज हो जाती है। जैसा कि आप लोगों को इस फोटोग्राफ में दिख रहा होगा, तो इसमें जो पत्ती है उसमें पूरा पूरा जो
जैसे आप लोगों को ये व्हाइट सेंटर का ब्राउनिश स्पॉट दिख रहा है जिसका सेंटर व्हाइटिश है, जब पूरा पूरा ये पत्ती में फैल जाता है, एक साथ मिल जाता है, तो पूरा पूरा पत्ती ड्राई हो जाती है। तो ये फ्रॉग आइल स्पॉट का मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका पैथोजन का कैरेक्टर क्या रहता है। तो इसका जो माइसिलियम होता है वो इंटरसेलुलर होता है और एपिडर्मिस में प्रोड्यूस होता है और कोनिडियोफोर बनाता है जो कि स्टोमेटा से इमर्ज होते हैं। कोनिडियोफोर जो होता है वो सेप्टेट होता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है और उसका जो डार्क ब्राउन बेस पे रहता है और लाइटर कलर का जब आप टॉप की ओर जाते जाते हैं तो लाइट कलर का हो जाता है। उसमें एक कोनिडियोफोर में 2 से 3 कोनिडिया लगते हैं। जो कोनिडिया होता है वो हाईलाइन, स्लेंडर, स्लाइटरी कर्व और थिन वर्ल्ड और 2 से 12 सेप्टेट होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है सर्कोस्पोरा निकोटिनी नाम के पैथोजन का, जिससे फ्रॉग आइल लीफ स्पॉट होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसका डिसीज साइकिल कैसे होता है। तो इसके डिसीज साइकिल के जिसका प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस के द्वारा होता है जो कि सॉइल में पड़े हुए रहते हैं, और जो सेकेंडरी स्प्रेड होता है वो विंडबर्न कोनिडिया के द्वारा होता है। इसके बाद हम देखते हैं इसका फेवरेबल कंडीशन क्या रहता है। तो इसके फेवरेबल कंडीशन के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और ह्यूमिडिटी 80 से 90% होना चाहिए। हम क्लोज स्पेसिंग को और फ्रिक्वेंट इरिगेशन, हम बार बार इरिगेशन देते हैं और नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का हम ज्यादा स्प्रे करते हैं बार बार। तो ये सब कंडीशन फेवरेबल होती हैं ये फ्रॉग आइल स्पॉट डिसीज लगने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। इसके मैनेजमेंट के लिए हम जो प्लांट डेब्रिस होता है सॉइल में पड़ा हुआ रहता है उसको हम रिमूव कर देते हैं और उसको जला देते हैं। इसके अलावा जो हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का हम ज्यादा छिड़काव से, हम ज्यादा स्प्रे करने से हम बचते हैं। जितना जरूरत हो क्रॉप को नाइट्रोजन की उतना ही हमको स्प्रे करना चाहिए या फिर छिड़काव करना चाहिए और स्पेसिंग को हमको प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। इसके अलावा हम इरिगेशन को भी शेड्यूल कर सकते हैं कि बार बार बहुत ज्यादा इरिगेशन नहीं देना चाहिए। इसके अलावा क्रॉप में हम 0.2% बोर्डेक्स मिक्सचर और या फिर थायोफेनेट, मिथाइल और कार्बेंडाजिम और बेनोमिल @ 0.1% या जेनेब @ 0.2% स्प्रे करते हैं 2-3 बार, तो इससे भी ये डिसीज कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, इसके बाद तीसरा डिसीज आता है अल्टरनेरिया ब्राउन स्पॉट, जो कि अल्टरनेरिया अल्टरनाटा के द्वारा होता है। इसका जो वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीज है जहाँ ये कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा लगती है और लगभग 20 से 25% क्रॉप यील्ड का जो नुकसान होता है वो ब्राउन स्पॉट के द्वारा होता है, जो कि अल्टरनेरिया अल्टरनाटा के द्वारा होती है। इसके सिम्टम में जो जैसे कि आप लोगों को फोटोग्राफ में दिख रहा होगा, ब्राउन कलर का कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनता है इसके लीफ में। तो अल्टरनेरिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम है कि उसमें ब्राउन कलर का कॉन्सेंट्रिक रिंग बनता है और जो बहुत सारे स्पॉट रहते हैं एक साथ मिल जाते हैं, पूरा पूरा पत्ती को डैमेज कर देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पूरा लीफ स्पॉट ब्लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम है। फिर हम देखते हैं कि इसका पैथोजन कैसा रहता है। इसके पैथोजन के लिए जो फंगस डार्क ब्राउन, छोटा, सेप्टेट और इरेगुलरली कोनिडियोफोर बनाता है, जिसके अपेक्स में मतलब ऊपरी भाग में कोनिडिया लगे हुए रहते हैं। जो कोनिडिया होते हैं वो ऑफ क्लामेट, लाइट या डार्क ब्राउन कलर के होते हैं और उसमें ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडिनल सेप्टा दोनों पाए जाते हैं। तो जो अल्टरनेटिया का कोनिडिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है कि उसमें ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडिनल सेप्टा पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका डिसीज साइकिल कैसे होता है। तो पैथोजन जो होता है वो इन्फेक्टेड क्रॉप डेब्रिस में डॉर्मेंट माइसिलियम के रूप में लंबे समय तक रहता है और इसका जो सेकेंडरी स्प्रेड होता है वो एयरबर्न कोनिडिया के द्वारा होता है। तो इसका जो प्राइमरी इनोकुलम होता है इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो मैनेजमेंट के लिए हम जो इसका प्लांट डिब्रिस सॉइल में पड़ा हुआ रहता है उसको हम रिमूव कर देते हैं और उसको जला देते हैं। इसके अलावा हमको
फंजीसाइड जैसे कि 0.4% बॉर्ड्रेक्स मिक्सचर या जाइनेब एट द रेट ऑफ 0.2% या कॉपर ऑक्सीक्लो एट द रेट ऑफ 0.2% या मैंकोजेब एट द रेट ऑफ 0.25% यदि हम स्प्रे करते हैं तो इससे भी डिसीज कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा हमको सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए थायरम या केप्टान एट द रेट ऑफ 0.1% से, इससे भी डिसीज कंट्रोल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट डिसीज आता है ब्लैक सैंग डिसीज, जो कि फाइटोप्थोरा के द्वारा होता है। तो जो तंबाकू में ब्लैक सैंग डिसीज होता है वो फाइटोप्थोरा पैरासिटिका वैरायटी नोकोटिनी के द्वारा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है। ये जहां पे इंडिया में तंबाकू की खेती की जाती है वहां पे डिसीज लगता है, और पर्टिकुलरली मेनली जो हेवी रेनफॉल जहां होती है तंबाकू जब हम ग्रो करते हैं कल्टीवेट करते हैं तो उस टाइम पे डिसीज लगने की संभावना ज्यादा होती है, और इससे लगभग 30 से 40% क्रॉप का नुकसान होता है। इसके सिम्टम में इसका बहुत सारा सिम्टम आता है। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है, तो ये जितना ग्रोइंग स्टेज होता है तंबाकू का, तो हर स्टेज में ये डिसीज लगती है। यहाँ तक कि ये डिसीज रूट में और बेस ऑफ द स्टेम के बेस में भी लगती है। और जब हम ट्रांसप्लांटेड क्रॉप होती है उसमें ये डिसीज माइन्यूट ब्लैक स्पॉट बनते हैं स्टेम में, और वो स्टेम से पूरा ट्रांसफर होकर पूरे स्टेम में फैल जाते हैं। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है वो स्टेम में लगता है, उसमें माइन्यूट ब्लैक स्पॉट लगते हैं और वो पूरे स्टेम में फैल जाते हैं, उसमें गर्डलिंग आ जाता है, और इसमें नेक्रोटिक पैचेज बनते हैं स्टेम में। इसके अलावा जो इन्फेक्टेड टिश्यू होता है वो श्रिंक हो जाता है और उसमें डिप्रेशन बन जाता है, जैसा कि आप लोगों को इस फोटोग्राफ में दिख रहा होगा कि ये जो स्टेम होता है उसमें पूरा श्रिंकिंग हो जाता है, पूरा ब्लैक स्पॉट बन जाता है। इसके अलावा जो स्टेम होता है उसको हम स्प्लिट करके ओपन देखते हैं तो उसमें डिस्क लाइक पैचेज आप लोगों को दिखेंगे जो कि उसमें ब्लैक कलर के होते हैं। यहाँ तक कि जो लीफ में लार्ज वाटर सॉक्ड स्पॉट बनते हैं जो कि ह्यूमिड वेदर में या फिर बाद में वो ब्लाइट के रूप में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सीडलिंग जब नर्सरी में हम क्रॉप को ग्रो करते हैं सीडलिंग स्टेज में, तो उसमें ब्लैक कलर स्टेम में ब्लैक कलर डिस्कलरेशन आ जाता है जहाँ पे सॉइल के पास जो स्टेम होता है उस पे, और उसको पूरा पौधा जो सीडलिंग होता है पूरा ड्राई हो जाता है, और उसकी जो नीचे की जो पत्तियां होती हैं बॉटम लीव्स होते हैं और भी ड्राई हो जाते हैं, और अल्टीमेटली पूरा जो सीडलिंग होता है वो डैमेज हो जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम है ये ब्लैक सैंग डिसीज का। जैसा कि आप लोगों को जैसा मैंने बताया कि जो बॉटम लीफ होती है पूरा वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसका पैथोजन कैसा रहता है। तो इसके पैथोजन में जो फंगस होता है वो हाइलिन और नॉन सेप्टेड माइसिलियम प्रोड्यूस करता है, और इसमें स्पोरेंजिया बनते हैं जो कि हाइलिन, थिनवाल्ड, ओबेट और पायरीफार्म या फिर पैपिलेट होते हैं, और स्पोरेंजिया जर्मिनेट होकर जो स्पोर बनाता है जो कि किडनी शेप के रहते हैं। जो फंगस होता है वो ग्लोबोज या थिकवाल्ड क्लेमाइडोस्पोर बनाता है जो कि डॉर्मेंट माइसिलियम के रूप में ऑक्सीजन में सर्वाइव करता है। इसके अलावा जिसका स्पोर होता है वो थिकवाल्ड होता है, ग्लोबेज स्मूथ और लाइट येलो कलर का होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका डिसीज साइकिल कैसे चलता है। तो इसके डिसीज साइकिल के लिए जो फंगस होता है ये सिप्रोफाइटिक होता है, और चूंकि ये फंगस सिप्रोफाइटिक है इसलिए ऑर्गेनिक वेस्ट या इन्फेक्टेड क्रॉप रेसिड्यू में सॉइल में सर्वाइव करता है। इसके अलावा फंगस जो रहता है सॉइल में डॉर्मेंट माइसिलियम के रूप में ओस्पोर और क्लेमाइडोस्पोर के रूप में रहता है, लगभग 2 साल तक ये जिंदा रहता है। इसका जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है ओस्पोर या क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा होता है जो कि सॉइल में रहते हैं। इसका जो सेकेंडरी स्प्रेड होता है स्पोरेंजिया जूस्पोर के द्वारा, ये हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड होते हैं, या पानी के द्वारा भी एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। इसके बाद इसका जो पैथोजन होता है वो सॉइल में इरिगेशन वाटर या सॉइल के ट्रांसपोर्ट के या इम्प्लीमेंट या एनिमल के द्वारा भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं और दूसरी नई क्रॉप को भी इन्फेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसका फेवरेबल कंडीशन क्या होता है। इसके फेवरेबल कंडीशन के लिए जो यदि लगातार बारिश हो जाती है और हाई सॉइल मॉइस्चर होता है, और यदि रूट नॉट निमेटोड ज्यादा होता है, हाई पॉपुलेशन में रहता है, तो ये डिसीज को लगने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये फेवरेबल कंडीशन होती है ब्लैक सैंग डिसीज लगने के।
इसके बाद हम देखते हैं कि इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो इसके मैनेजमेंट के लिए हमें जो प्लांट डिब्रिस और प्लांट रेसिड्यू होते हैं उसको हम कलेक्ट करते हैं, बर्न कर देते हैं। इसके अलावा जो सीडलिंग होते हैं, सीडलिंग ट्रांसप्लांटिंग से पहले हम सीडलिंग को अच्छे से ट्रीट कर लेते हैं कि उस पर डिसीज ना लगे। इसके अलावा जो अफेक्टेड प्लांट जो फील्ड में पड़े हुए रहते हैं उसको हम रिमूव करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके अलावा हम बोडेक्स मिक्सचर एट द रेट ऑफ 0.2% या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एट द रेट ऑफ 0.2% या मेटल एक्जिल एट द रेट ऑफ 0.2%, इसको हम स्पॉट एप्लीकेशन कर देते हैं सीडलिंग में प्लांटिंग के समय। तो उस टाइम पे डिसीज लगने की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा जो हम सीड बेड में जो पैडी हस्क पड़ा हुआ रहता है, ग्राउंड सेल पड़ा हुआ रहता है, उसको हम जला देते हैं, तो इससे भी डिसीज कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा जो लीफ ब्लाइट और ब्लैक संक फेज आता है डिसीज में, वो भी उसको हम इफेक्टिवली मेटल एक्जिल एट द रेट ऑफ 0.2% से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये ब्लैक संक डिसीज का कंट्रोल मेजर है। तो आज हमने 4 डिसीज पढ़ा है, तो उसमें यदि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग वीडियो देख के आप पूछ सकते हो। तो इसके बाद हम आप लोगों को एक्सरसाइज दे रहे हैं कि आप लोग तम्बाकू जहाँ पे लगती है उस फील्ड में जाइए, वहां पे जो हमने 4 डिसीज बताया उसका सैंपल इकट्ठा करिए। सैंपल इकट्ठा करने के बाद आप लोग हर्बेरियम फाइल बनाइए और उसको जब आप लोग लैब में आइएगा तो उसको जब हमको सैंपल मिलेगा तो हम उसका स्टेनिंग करेंगे और उस टाइम पे हम फंगस का जो भी डिसीज होती है उसका हम पैथोजन का आइसोलेशन करेंगे। इसके अलावा आपको ये आना चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम आप ये बता सको कि ये कौन सा डिसीज है। तो आप लोगों के लिए ये एक्सरसाइज है, तो आप इसको अच्छे से करिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि आज के लेक्चर का लर्निंग आउटकम क्या है। तो आज हमने 4 डिसीज पढ़े, जिसमें कि हम डैम्पिंग ऑफ फ्रॉग आई लीफ स्पॉट, ब्राउन स्पॉट और ब्लैक संक डिसीज पढ़ा। तो इसके बारे में हमने पूरा जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है, इसके बाद उसका सिम्टम क्या रहता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, पैथोजन का कैरेक्टर क्या है, फेवरेबल कंडीशन क्या है, डिसीज साइकिल कैसे चलती है, फिर उसमें हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, सब हमने आज पढ़ लिया। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि हम ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम हम डिसीज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उसका हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। इसके बाद आज के लेक्चर का जो रिसर्च स्कोप है तो क्या है, तो इस पर हम पहला जो है टू डेवलप इको फ्रेंडली मैनेजमेंट ऑफ डिसीजेज। तो इसका मतलब है कि हमको जो बेस्ट जो इको बायोलॉजिकल कंट्रोल मेजर होते हैं, जैसे कि ट्राइकोडर्मा का हम बेस्ट स्ट्रेन खोजेंगे और स्यूडोमोनास का भी बेस्ट स्ट्रेन खोजेंगे, जो कि वायरस और फंगस और बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा हमको जो पैथोजन को हम आइसोलेट करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो मोस्ट वायरुलेंट स्ट्रेन कौन सी है पैथोजन की। इसके अलावा हमको देखना है कि जो कौन सा बॉटिकल स्टेट बेस्ट कंट्रोल करता है फंगस या बैक्टीरियल पैथोजन को, ऑन द बेसिस ऑफ पॉइजन टेक्निक हमको सेलेक्ट करना है। इसके बाद ये रेफरेंस है जहां से हमने अपना ये प्रेजेंटेशन बनाया है। तो आप फर्दर स्टडी के लिए और ज्यादा यदि आपको पढ़ना है तो आप इन बुक को रिफर कर सकते हैं या फिर ICRE कोर्स पे जाके आप लोग देख सकते हो, तो वहां से और भी ज्यादा जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अब इस लेक्चर में आप यदि कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी जाती है, आप हमको डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारा लेक्चर सुनने के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।